चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। इमेजिन करो, इंसानों के एक खास ग्रुप को समुद्र के बीचों बीच एक अनजान और रहस्यमय आइलैंड पर भेज दिया जाता है। ये कोई आम इंसान नहीं है भाई, ये लोग इवॉल्व होकर एक ऐसी नई रेस बन चुके हैं जिन्हें दुनिया द टैलेंटेड के नाम से जानते हैं। पूरी दुनिया के लिए टैलेंटेड लोग ही हैं उनकी आखिरी उम्मीद। इंसानियत और एलियन मॉन्स्टर के बीच चल रही है भयानक जंग में बचने का आखिरी सहारा। ये अजीब और गरीब मॉन्स्टर धरती पर पूरी मानव जाति को खत्म करने के लिए आए हैं और अब इन्हें एक नए नाम से जाना जाता है, एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी। कहानी शुरू होती है एक अनजान साल में, काई 2000 के शुरुआती दौर में, और सीन में एंट्री होती है हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट की, एक लड़का जिसका नाम है नानाओ नाकाजिमा। वो इस आइलैंड पर दूसरे टैलेंटेड लोगों के साथ रहता है, पर ट्विस्ट ये है कि जहाँ सबके पास कोई ना कोई सुपर टैलेंट है, वही हमारा हीरो अनजाने में टैलेंटलेस पैदा हुआ था। हाँ भाई, बिल्कुल जीरो। इस वजह से वो अपने परिवार के लिए एक शर्मिंदगी का कारण बन गया था। उसकी फैमिली उसकी फुल अपोजिट है। वो लोग काफी पावरफुल थे। गुस्से में आकर उसके पिता ने उसे तुरंत घर से निकलने का हुक्म दे दिया और उसे इस एकेडमी में भेज दिया ताकि वो आखिरकार अपना टैलेंट ढूंढ सके। तो इसी तरह बेचारा लड़का अपने परिवार से बहुत दूर है। ये आइलैंड असल में सभी टैलेंटेड लोगों के लिए एक हाई लेवल ट्रेनिंग कैंप या स्कूल जैसा है, जो बाकी दुनिया से पूरी तरह अलग है। मतलब इस आइलैंड का बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं है जब तक कि कोई टीचर सीधा हेडक्वार्टर्स में कॉल ना करे, और ये हेडक्वार्टर्स ही इस आइलैंड का मालिक है और एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी को तबाह करने वाली स्पेशल टास्क फोर्स भी। अब सोचो, ऐसी जगह पर एक टैलेंटलेस लड़के का क्या हाल होगा। ऑब्वियसली नाकाजिमा अपने क्लास में एक आउटकास्ट है और रोज बुलिंग का शिकार बनता है। उसकी शक्तियों की कमी के कारण उसके क्लासमेट उसे हमेशा परेशान करते रहते हैं। लेकिन फिर एक दिन कहानी में एक नया मोड़ आता है। टीचर क्लास में दो नए स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करती है। पहला एक लड़का जिसका नाम है क्यूया ओनोदेरा। उसके आते ही क्लास का दादा, एक रोते धोते मुंह फट जिसका नाम है मोगोलिजिमा, उस पर चिढ़ जाता है और क्यूया से उसका टैलेंट बताने को कहता है। लेकिन इससे पहले कि सीन आगे बढ़ता, टीचर उसे बीच में टोक देते हैं और मोगो उसे साफ साफ कहता है क्यूया का टैलेंट एक सीक्रेट रहेगा। और बस ये सुनते ही नाकाजिमा का दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। उसे शक होता है कि क्यूया जरूर बहुत पावरफुल होगा, क्योंकि इस क्लास का ये फंडा है, जो लोग अपने टैलेंट को सबसे ज्यादा छुपाते हैं आमतौर पर उनके पास ही सबसे खतरनाक एबिलिटीज होती है। इसे सस्पेंसफुल माहौल के बीच क्लास में एक पिंक बालों वाली लड़की एंट्री लेती है, जिसकी पर्सनालिटी काफी बॉबली और चेयरफुल लग रही थी, और वो खुद का नाम नाना के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। वाह भाई, ये लड़की तो बिल्कुल ओपन बुक थी। उसने कुछ भी सीक्रेट नहीं रखा और तुरंत बाकी स्टूडेंट को अपना पावर बता दी, माइंड रीडिंग। लेकिन वो सिर्फ दिमागी नहीं पढ़ सकती थी, बाकी लोगों के दिमाग की गहराइयों में जाकर उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस और पुरानी यादों को भी देख सकती थी। और बताती है कि कैसे वो हमेशा लोगों के अंदर की आवाज सुनती रहती है और उनकी मदद करना चाहती है, जो बहुत ज्यादा सोचते हैं। टीचर उसे क्लास के पीछे बैठने के लिए कहता है और किस्मत से वो सीट नाकाजिमा के ठीक बगल में थी। नाना तुरंत नाकाजिमा का दिमाग पढ़कर जान जाती है कि बाकी क्लास उससे कितना नीचा दिखती है, क्योंकि बेचारा नाकाजिमा हर वक्त यही सोचता रहता है। जब नाना जैसी खूबसूरत लड़की उसके पास बैठी है तो वो नर्वस हो जाता है और सोच भी नहीं पाता कि उस जैसी लड़की उसकी मदद क्यों करना चाहेगी। उसकी पर्सनालिटी को पढ़ने के बाद नाना पहले उससे दोस्ती करना चाहती थी। वो अपने पावर्स के इस्तेमाल करके उसके बारे में और जानने लगता है और नाकाजिमा के आइलैंड पर आने से पहले की यादों को देखती है। तब उसे पता चलता है कि उसका बाप एक बहुत ही घमंडी करोड़पति था, जो अपने बेटे से इसलिए नफरत करता था क्योंकि वो फैमिली में किसी काम का नहीं था। नाना ये भी जान जाती है कि नाकाजिमा अपने पिता का अप्रूवल वापस पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अपने पिता का सम्मान बनाए रखने के लिए उसके पिता ने उसे फैमिली की घड़ी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी थी और नाकाजिमा ने उसे सुरक्षित रखने का वादा किया था। नाना को ये भी पता था कि नाकाजिमा को क्लास के लीडर बनने के एक मौका चाहिए, जिससे उसका बाप गर्व महसूस करेगा। लेकिन वो जानती थी कि वो कभी खुद को वोट नहीं देगा, तो नाना फुर्ती से उसके लिए हाथ उठा देती है और उसे नया क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनने के बात करती है, उसकी सारी अच्छी क्वालिटीज गिनते हुए। लेकिन भाई यहाँ भी पंगा हो गया। क्लास के दो सबसे पॉपुलर स्टूडेंट मुगो और शेया ने भी खुद को वोट दे दिया। अब इस बात पर बहस छिड़ जाती है कि अगला क्लास रिप कौन बनेगा। अचानक क्यूया बीच में आता है, सारी बहस को शांत करता है और इस मामले को सुलझाने के लिए तीनों के बीच एक डुएल मैच का प्रस्ताव रखता है। स्कूल के बाद नाना नाकाजिमा के पीछे पीछे उसके घर जाती है और उससे कहती है कि क्या वो उसे आइलैंड घुमा सकता है, क्योंकि वो अभी अभी यहाँ नई आई है। जब नाकाजिमा उसे घुमा रहा होता है
तो वो अपना पास्ट के बारे में बात करता है। तभी अचानक नाना गिरने वाली होती है, लेकिन नाकाजिमा उसे तुरंत बचा लेते हैं। वो उसे बताती है कि उसे लगा जैसे किसी अनजान शक्ति ने उसे धक्का दे दिया हो, और दोनों सोचते हैं कि शायद ये एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी में से कोई एक हो सकता है। बाद में रात को जब वो दोनों अपने डॉर्मेटरीज की तरफ जा रहे होते हैं, नाना नाकाजिमा के और उसके पिता के रिश्ते के बाद चिढ़ देती है। ये सुनकर वो चिढ़ जाता है, क्योंकि ये उसकी पर्सनल और प्राइवेट यादें हैं जिसके बारे में वो किसी से बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो उसकी फीलिंग को समझाने की कोशिश करती रहती है। नाकाजिमा उस पर गुस्सा हो जाता है कि वो उसके पर्सनल मामलों में क्यों पड़ रही है। नाना अभी भी नहीं समझ पाती है कि उसने क्लास रेप के लिए उसका नाम देकर क्या गलत किया, क्योंकि इस तरह वो आखिरकार अपने पिता को अपनी लीडरशिप एबिलिटी साबित कर सकता था, जो हमेशा से चाहता था। लेकिन नाकाजिमा नाना को बताता है कि उसे वोट देना बेकार है, क्योंकि उसके पास कोई टैलेंट ही नहीं है, इसलिए उसका जीतना इम्पॉसिबल है। अगले दिन स्कूल में मुगोऊ जो आग का इस्तेमाल करता है और सैया जो बर्फ का जादूगर है, नए क्लास रेप के पोजीशन के लिए लड़ने के लिए तैयार थे। वो बैटलफील्ड में एंटर करते हैं और एक दूसरे पर काई अटैक करते हैं, जब तक सैया आसमैजिक का इस्तेमाल करके उसके पैरों को जमा नहीं देता और मुगो से जीत जाता है। इससे मुगो की बेइज्जती हो जाती है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है। तो मुगो अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करके एक बड़ा सा आग का गोला बनाता है और उसे सैया पर फेंक देता है, लेकिन वो गोला लगभग पूरी क्लास को लगने ही वाला था कि अचानक नाकाजिमा बीच में कूद जाता है और उस बड़े से आग की ब्लास्ट को रोक देता है, और इसके साथ उसका छुपा हुआ टैलेंट सबके सामने आ जाता है। पता चलता है कि नाकाजिमा की पावर दूसरे लोगों के टैलेंट को नोलिफाई यानी बेअसर करना है, तो वो किसी भी दूसरे इंसान की एबिलिटी को रोक सकता है। किसी वजह से उसने इसे सीक्रेट रखा था, क्योंकि उसे लगता है कि दूसरे लोगों की पावर्स के सामने ये बेकार है। लेकिन ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और नाकाजिमा का शुक्रिया करते हैं, और उसने जो किया उसके वजह से वो नया क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। नाकाजिमा सोचता है कि उसे नाना का शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि वो क्लास में उसकी अकेली दोस्त थी और अकेली इंसान थी जो उसके लिए खड़ी हुई। तो वो दोनों एक पहाड़ी पर मिलते हैं। वो एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी के बारे में बात करना शुरू करते हैं और इस पॉसिबिलिटी पर कि स्कूल में कोई इन्फिल्ट्रेटर यानी घुसपैठिया हो सकता है, क्योंकि ये मॉन्स्टर किसी भी रूप में आ सकता है, यहाँ तक कि इंसानों के रूप में भी। तो वो स्टूडेंट में से कोई एक हो सकता है। और भाई लोग, ये वो मोमेंट था जो सब कुछ बदल देगा। अचानक नाना का क्यूट चेहरा एक डार्क लुक देने लगता है और वो नाकाजिमा को पहाड़ से नीचे धक्का दे देती है। शॉक नाकाजिमा अपने जान बचाने के लिए एक पतली सी रस्सी से लटका हुआ था और उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी नाना आखिरकार सच उगल देता है और बताता है कि वो असल में एक टैलेंटलेस स्टूडेंट है और उनकी टैलेंटेड रेस के हिस्सा नहीं है। वो बस एक नॉर्मल इंसान है। और पता चलता है कि जिन एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी से लड़ने के लिए टैलेंटेड स्टूडेंट को ट्रेनिंग कर रहा है, वो असल में एग्जिस्ट नहीं करते। कोई बड़े बड़े मॉन्स्टर नहीं है जिनके बारे में उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा था। बाकी असली एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी तो खुद द टैलेंटेड लोग ही हैं। वो नाकाजिमा को समझाती है कि लगभग 5 साल पहले नॉर्मल इंसान इन टैलेंटेड लोगों से तंग आ गए थे, जिनकी संख्या दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे थे। स्पेशल पावर्स वाले इन नए इंसानों ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल क्राइम से लड़ने और इंसानियत की मदद करने के लिए यूज करना बंद कर दिया था, और वो इन पावर्स का इस्तेमाल अपने फायदे और पैसे के लिए कर रहे थे। दुनिया को तबाह कर रहे थे, सारे कानून तोड़ रहे थे, और इससे आखिरकार द टैलेंटेड और नॉर्मल इंसानों के बीच एक जंग शुरू हो गई। सच तो यह है कि इंसानियत ने वो जंग जीत ली थी, और जंग जीतने के बाद जो सबसे कम उम्र के टैलेंटेड लोग बच गए थे, उन्हें अब इन आइसोलेटेड आइलैंड पर असली दुनिया से अलग रखा गया है। बचपन से ही उन सबको यही सिखाया जाता है कि उन्हें यहाँ धरती का सुपर हीरोज बनने के लिए ट्रेन किया जा रहा है और एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी को हराना सीखना है। लेकिन ये सब इंसानों का बनाया हुआ एक झूठ था। असल में उन्होंने टैलेंटेड लोगों को इन आइलैंड पर इसलिए रखा था कि इंसान इस दुनिया पर अपना कंट्रोल बनाए रख सके। तो उन्होंने एक सीक्रेट ऑपरेशन बनाया, द टैलेंटेड लोगों को खत्म करना, इससे पहले कि वो अपनी सुपरनेचुरल एबिलिटीज में माहिर हो सके। इसके लिए उन्हें आइलैंड पर एक रेगुलर इंसान को भेजना था, ताकि वो उनकी एबिलिटी का पता लगाए और फिर उन्हें मार दे, बिल्कुल अमंग अस की तरह। और इस बार जो इन्फिल्ट्रेटर भेजा गया है वो है नाना। भले ही वो बिना पावर के एक साधारण इंसान है, उसके पास सुपीरियर इंटेलिजेंस है और वो कैरेक्टर को परखने में माहिर है।
तो अपनी गजब की डिडक्टिव एबिलिटीज और हाई क्यू के साथ वो आसानी से दूसरी स्टूडेंट्स को ये विश्वास दिला सकती है कि उसके पास माइंड रीडिंग का टैलेंट है और इस तरह वो उनके बीच घुल मिल सकती थी। ह्यूमन हेडक्वार्टर से मिला उसका मिशन ये है कि टैलेंटेड लोगों की शक्तियां पता लगाना और जितना हो सके उतना लोगों के खत्म करना। उसका पहला टारगेट नाकाजिमा था जो अब एलिमिनेट हो चुका है, तो अब उसे आगे बढ़ना है और बाकियों को भी खत्म करना है। अगले दिन क्लास लेक के पास जाती है और यहाँ नाना को सैया की फ्रीजिंग एबिलिटीज की असली ताकत देखने को मिलते हैं जब वो कुछ ही सेकंड में पूरे लेक को जमा देती है। नाना देखते है कि बर्फ कितना मोटी है और अंदाजा लगाती है कि इससे पूरी तरह पिघलने में कम से कम 5 दिन लगेंगे। बाद में क्लास में नाना सैया के साथ बैठती है और उसके टैलेंट के बारे में और जानकारी लेती है। इसी बीच मुगो एक स्टूडेंट को बुली कर रहा होता है। मुगो उस विक्टिम को मुक्का मारना चाहता है लेकिन अचानक खुद ही गिर जाता है। पता चलता है कि ये शिबुशा का काम है और एक टैलेंटेड स्टूडेंट जो टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है। सैया नाना को शिबुशा की एबिलिटी के बारे में बताता है और ये भी कि वो शायद पूरी क्लास में सबसे पावरफुल है क्योंकि शिबुशा असल में वो टाइम को रोक सकता है, आगे पीछे जा सकता है और कुछ सिनेरियोस का फ्यूचर भी बदल सकता है। ये सुनते ही नाना उससे अपना अगला टारगेट के रूप में मार्क कर लेती है क्योंकि वो बहुत ओपी लगता है और उसके हार्ड टैलेंटेड को एलिमिनेट करने का अल्टीमेट गोल को बर्बाद कर सकता है। तो इसी प्लान के साथ नाना लंच पर शिबुशा से मिलती है और एक क्यूट सा एक्ट करती है कि उसे शिबुशा पर क्रश है, सिर्फ उसकी पावर के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए वो उसकी सारी लिमिटेशन और कमजोरियों को जानना चाहती है। वो पता लगा लेती है कि वो वक्त में मैक्सिमम 24 आवर्स ही पीछे जा सकता है। वो और भी पीछे जा सकता है लेकिन इसे करने से वो बहुत थक जाएगा। नाना शिबुशा को मारने के लिए एक प्लान बनाती है लेकिन तभी अचानक वो रहस्यमय सफेद बालों वाला स्टूडेंट क्योया जो नाना के साथ ही ज्वाइन हुआ था और जिसका टैलेंट अभी भी एक राज है, उनकी बातों में शामिल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो नाना से नाकाजिमा के बारे में पूछताछ कर रहा हो। क्योया उसके अचानक गायब होने को लेकर काफी इंटरेस्टेड और चिंतित लगता है लेकिन नाना क्योया को ही एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी कहकर बात घुमा देती है क्योंकि वही है जो अपने पावर्स नहीं बता रहा और बेचारा शिबुशा अनजाने में नाना के साइड ले लेता है क्योंकि उसे वो पसंद आने लगी थी। तो क्योया और ज्यादा शक से बचने के लिए वहां से चला जाता है। क्योया से बात करने के बाद अब शिबुशा भी नाकाजिमा के सिचुएशन को लेकर चिंतित हो जाता है और उसके अचानक गायब होने के बारे में और पता लगाना चाहता है। वो नाना से कहता है कि वो अपने दोस्त को ढूंढने में उसकी मदद करेगा लेकिन उसे क्या पता था कि ये उसके अंजाम की तरफ ले जाएगा। नाना उसे टाइम में ठीक उस पल में भेज देती है जब लेक को सैया ने अभी अभी जमाया था और इस तरह उसे लेक के नीचे फंसा देती है जो कम से कम 5 दिन तक जमी रहेगी। तो गुड बाय टू माई मैन शिबुशा। नाना ने अब 2 टारगेट को एलिमिनेट कर दिया था लेकिन उसकी एक ही प्रॉब्लम थी, नया लड़का क्योया जो पहले से ही नाना पर शक करने लगा था और उसे कुछ हद तक अंदाजा हो गया था कि यहाँ क्या चल रहा है। ऐसा लगता है कि वो दोनों कुछ मामलों में एक जैसा हो सकता है या शायद वो और भी स्मार्ट हो लेकिन उसे अभी भी उसका असली टैलेंट पता लगाना है। तो वो क्योया का पावर पता लगाने के लिए कुछ भी करने का फैसला करती है ताकि वो जल्द से जल्द उससे छुटकारा पाने का कोई तरीका निकाल सके। उसे उसके बारे में और जानना था इसलिए वो स्कूल में उसका पीछा करना शुरू कर देती है। ऐसा करते हुए उसे पता चलता है कि वो एक बिल्ली के बच्चे को खिला रहा था। वो हमेशा दूध के एक बॉक्स खरीदता है, उसे गर्म करता है और हर दिन लंच पे उस लवारिस बिल्ली को पिलाता है। बाद में नाना फिर से उसके पास जाती है ये दिखाती हुई कि वो उसकी दोस्त बनना चाहती है। तो वो उसे अपना कमरे में बुलाता है जो एक नॉर्मल लड़के के बेडरूम के बजाय एक लाइब्रेरी जैसा लगता है लेकिन वो नाना के लिए कई अलग अलग क्लूज छोड़ देती है जिनका इस्तेमाल करके वो उसकी सीक्रेट पावर को समझना शुरू कर सकती है। उसके कमरे को देखने के बाद वो ये नतीजा निकलता है कि क्योया की एक कमजोरी है, उसके पास सूंघने की कोई शक्ति नहीं है क्योंकि वो अपने सारे खाने और सामान पर लेबल लगा कर रखता है। इन लेबल्स पर एक्सपायरी डेट्स भी लिखी हुई होती है तो वो ये भी अंदाजा लगा सकती है कि क्योया रंग नहीं देख सकता और उसकी विजन हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट में रहती है। थोड़ी देर की जस्पतल के बाद वो दोनों वीडियो गेम्स खेलना शुरू करते हैं और बताते हैं कि उसकी छोटी बहन है जो भी एक टैलेंटेड थी और उसे इस आइलैंड पर भेजा गया था लेकिन उसने उसका बारे में फिर कभी नहीं सुना। तो एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी पर स्टडी करने के अलावा आइलैंड पर उसका गोल ये भी है कि
वो अपने छोटी बहन के साथ क्या हुआ है ये पता लगाए और उसे लगता है कि नाकाजिमा के साथ जो भी हुआ है वो उसे जॉब तक ले जाएगा। क्यूया नाना से नाकाजिमा के क्राइम सीन पर अपने साथ चलने को कहता है और एक बार फिर उससे पूछताछ करता है। वो समझ नहीं पाता है कि वो इतना दुश्मनी क्यों दिखा रहा है और चाहती है कि वो अपने बारे में और बताए क्योंकि वो बहुत रहस्यमय है। वो बहाना बनाती है कि वो उसे डरा रहा है। इस बार नाना उसे पूछती है उसका असली टैलेंट क्या है, लेकिन क्यूया पलटवार करता है और इस बात पर शक करने लगता है कि क्या वो सच में टैलेंटेड है और लोगों की दिमाग पढ़ सकता है, क्योंकि क्यूए का टैलेंट ही वो चीज है जिसके बारे में वो हर वक्त सोचता रहता है। लेकिन किसी तरह नाना को अभी तक पता नहीं चला कि वो क्या है। क्यूए के पास इस बात का कोई सबूत नहीं था कि वो टैलेंटेड नहीं है या नाकाजिमा का गायब होने में उसका हाथ थी, इसलिए वो उसे दोषी नहीं ठहर सकता। तो अभी के लिए वो सब जाने देता है और नाना से पूछता है कि क्या उन्हें दोस्त बन जाना चाहिए और वो मान जाती है। अगले दिन नाना क्यूए के लिए एक जल तैयार करती है। उसकी बिल्ली को खिलाने के डेली रूटीन को जानने के बाद वो शेड के अंदर गैस चालू कर देता है। उसने ऐसा इस तरह किया कि जब वो स्टोव जलाएगा तो पूरा शेड फट जाएगा, जो उसका टैलेंट रिवील करने का एक अच्छा तरीका होगा। जब क्यूया शेड में एंटर करता है तो उसे कुछ सुनने को नहीं मिलता और वो स्टोव जला देता है तो पूरा शेड एक्सप्लोड हो जाता है और क्यूया पूरी तरह जला हुआ जमीन पर पड़ा दिखता है। मासूम होने का नाटक करते हुए नाना क्यूया के जले हुए शरीर के पास जाती है और उसे चिल्लाकर कहती है कि वो मदद के लिए किसी को भेजेगी, लेकिन उसके हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब ऑलमोस्ट डेड क्यूया नाना के पैर पकड़ लेता है, जिससे आखिरकार उसकी पावर रिवील हो जाता है, इमॉर्टलिटी यानी अमर होना। तो कोई भी उसके साथ कुछ भी कर ले उसे मारना नामुमकिन है और क्योंकि उस सीन पर पहुंचने वाली पहली थी, अब उसे लगता है कि वो एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी है। लेकिन ठीक इसके बाद क्यूया मानता है कि उसने चीजों को बहुत ज्यादा खींच लिया। वो शांत हो जाता है और अब एक अलग माइंडसेट में सोचता है कि शायद नाना सच में उसकी मदद करने की कोशिश कर रही है। वो होश में आता है, नाना से माफी मांगता है और कहता है कि उसे उम्मीद है कि वो अभी भी उसका दोस्त रह सकता है। अभी के लिए नाना क्यूया को खुद को मुखिया दोषी समझने नहीं दे सकती, इसलिए वो खुद को शक से हटाने के लिए एक प्लान बनाती है। उसी दिन बाद नाना एक दयालु लड़की से मिलती है जिसका नाम मिचिरू है। वो थोड़ी क्लमजी है लेकिन हर से ज्यादा दयालु इंसान है। उसकी एबिलिटी है कि वो किसी को भी हील कर सकता है, बस अपनी सिलावा का इस्तेमाल करके। वो क्लास के बुली से मिचिरू को मदद करके उसके करीब आ जाती है और वो बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। लेकिन वो ये सब इसलिए करती है क्योंकि उसे अपने अगले प्लान के लिए मिचिरू की जरूरत है। रात के वक्त नाना खुद को पीठ पर चाकू मारने का फैसला करती है। मिचिरू जोर से चिल्लाती है और क्यूया क्राइम सीन पर उनसे मिलता है। नाना जिसने खुद को चाकू मारा उसे पता था कि मिचिरू उससे बचा लेगी। जब पूछा गया कि ये किसने किया, नाना उन्हें बताता है कि ये एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी का काम था और वो गायब भी हो सकता है। लेकिन उसकी कहानी सुनने के बाद भी क्यूया को अभी भी विश्वास नहीं होता और उसे पहले से ही शक था कि शायद उसने खुद को चाकू मारा है। लेकिन एक बार फिर वो खुद से कहता है कि वो सिर्फ अपने डिटेक्टिव स्किल से अंदाजा लगा रहा है और उसके पास कोई सबूत नहीं है। अगले दिन क्लास में वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि नाकाजिमा को एक एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी ने मारा था, इसलिए उन्हें एक नया क्लास रेप चुनना होगा। नाना एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी का सामना करती हुई बचने के लिए और हिम्मत दिखाने के लिए क्लास का विश्वास जीत लेती है, तो वो उसे नया क्लास लीडर बनाने का फैसला करता है। क्लास लीडर के रूप में उसके पहले आदेश था एक खास स्टूडेंट को ऑर्डर देना कि वो दूसरे स्टूडेंट के बारे में और पता लगाए और सबके एबिलिटीज लिखना शुरू कर दे। उसका शानदार बहाना ये था कि उन्हें आने वाला हमले के लिए सबको तैयार करना होगा और एक रीजन बनाता है कि मॉन्स्टर्स पहले से इस आइलैंड पर हैं। लेकिन ये प्लान बैकफायर कर जाता है जब स्कूल के बाद वो एक लड़के के साथ टकराती है जिसका नाम सुनकेची है, जो उसे एक फोटो दिखाते हैं कि अगले कुछ घंटों में उनके साथ क्या होने वाला है। वो बताता है कि उसके पास फ्यूचर देखने वाली शक्ति है और नाना से सफाई मांगता है। वो नाना को बताता है कि उसकी फोटोग्राफ्स फ्यूचर से हैं और जब वो सपने देख रहा होता है तो एक बार में 5 फोटोग्राफ्स कैप्चर हो जाती है जो उसे फ्यूचर बताएंगी और ये 100% सच होगा क्योंकि उसकी पावर कभी फेल नहीं होती। सुनिकिची उसके आने के बाद से ही फोटोस ले रहा था और बताता है कि वो जानता है कि उसने नाकाजिमा को मारा है और शिबिशिवा को लेकिन इसे फंसाया है। तो अब ये जानकर कि वो नाना के हाथ मारा जाएगा, वो उसे ब्लैकमेल करने का फैसला करता है। कहता है कि वो दूसरों को बताएगा कि वो ही असली एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी है। लेकिन अपनी चुप्पी के बदले में वो पूछता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी।
और फिर उसे अपने कमरे में ले जाता है। वो उसे मसाज करवाता है और उसके साथ रात बिताने के लिए कहता है। उसी पल वो दिखती है कि उसकी पावर्स फोटोज के अंदर कैसे काम करती है। जब वो सपने देख रहा होता है और उसे एक ऐसी तस्वीर मिलती है जिसे वो नहीं चाहता कि वो देखे, इसलिए वो उसे छुपा देती है। अगले दिन जब सुनिकिची उठता है तो उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ 4 फोटोज है, तो एक फोटोज गायब है, क्योंकि वो एक बार में मैक्सिमम 5 फोटोज ही ले सकता है, जिसके बारे में नाना को नहीं पता था। और उसे लेने का इल्जाम लगाता है। उसे फोटो नाना की जिम में मिलती है और इस फोटो में दिखाया गया था कि कैसे सुनिकिची असल में उनके बीच की लड़ाई जीत गया था। नाना ने फोटो इसलिए चुराई थी क्योंकि वो चाहती थी कि उसे लगे सारी पावर नाना के पास है। वो उसे बताता है कि चाहे कुछ भी हो, सब कुछ ठीक वैसे ही होगा जैसा उसने फोटोज में प्रिडिक्ट किया है। तो अगले दिन रात 10 बजे वो दोनों शीट में मिलते हैं। ये ठीक वही समय है जब का फोटो ले गया थी। फोटोज की किस्मत बदलने के लिए उसने अपने पेट के जेब में कुछ जहरीले सुई रखे थे और उसके आने से 5 मिनट पहले उन्हें जमीन पर फेंक दिए। फिर वो रस्सी पकड़ती है और सब कुछ वैसे ही होता है जैसा फोटोज में था। लेकिन जब सुनिकिची नाना का फायदा उठाने वाला था, नाना वो ठीक सुइयों के पास जमीन पर गिर जाती है और उनका इस्तेमाल सुनिकिची पर हमला करने के लिए करता है। जब वो मर रहा होता है, वो बताते हैं कि 5वीं तस्वीर छुपा दी थी। पता चलता है जिस इमेज में वो मारी हुई लग रही थी वो असल में असली नहीं थी, हालांकि नाना ने खोद ली थी। उसने उसे अपने पास इसलिए छुपाया था कि वो जानते थे कि सुनिकिची उसे ढूंढ लेगा और सोचेगा कि वही सच में हुआ था। उसने सुनिकिची को धोखा देने के लिए बस एक नकली फोटो की इस्तेमाल किया। असली फोटो जो उसने अपने सपनों में लिया था वो उसकी जमीन पर लाश की थी, जिसमें क्योया दरवाजा तोड़कर अंदर आ रहा था, जो अब किसी भी सेकंड पर होने वाला था। तो आज की कहानी हम यहाँ पे खत्म करते हैं। हो सकता है कि मेरा आवाज, मेरे साउंड और मेरे हिंदी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो मैंने पहले बताया था कि मुझे हिंदी उस तरह से नहीं आता। मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए और अगर आपको इस वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे बताएंगे कमेंट के अंदर, और चाहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आओ। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो आज के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे।